महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले से ओबीसी नेता भड़के हुए हैं और अब कैबिनेट के भीतर भी उठी नाराजगी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। छगन भुजबल का गुस्सा और संजय राउत का तंज आज की सबसे बड़ी सुर्खी। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने जो बड़ा कदम उठाया, उसका असर अब सीधे सीधे सियासत पर दिखने लगा है। अजित पवार खेमे के कद्दावर नेता और मंत्री छगन भुजबल सरकार के ताजा फैसले से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार की कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली और इसी पर शिवसेना UBD के नेता संजय राउत ने सीधा तंज कसा है। ऐसे में सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है। बता दें कि मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल और लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने मंगलवार को एक अहम सरकारी प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव के तहत आरक्षण के पात्र मराठा समाज को कुनबी दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें ओबीसी कोटे में लाभ मिलेगा। जैसे ही GR यानी गवर्नमेंट रेजुलेशन आया, जरांगे ने ऐलान कर दिया कि हमारी मांगे पूरी हुई है, अब आंदोलन खत्म, और मराठा समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन दर्शकों, यही से शुरू हुआ नया विवाद। एनसीपी अजित पवार के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कद्दावर ओबीसी चेहरा छगन भुजबल का कहना है कि यह फैसला ओबीसी आरक्षण को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाएगा। उनका सवाल है, क्या सरकार किसी की जाति बदलने का अधिकार रखती है? उन्होंने खुलकर कह दिया कि वे इस GR के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में बुधवार शाम भुजबल बोले कि ओबीसी नेताओं को इस फैसले पर गहरा संदेह है। जरांगे के आंदोलन के बाद कौन जीता यह तय करना होगा, हम कानूनी राय ले रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, इधर गुरुवार को शिवसेना UBD के सांसद संजय राउत ने मौका साधा और कैबिनेट के अंदरूनी खींचतान पर तीखा बयान दे डाला। राउत ने कहा है कि मराठा समाज का आंदोलन मुंबई में चल रहा था, उनकी सभी मांगे फडणवीस सरकार ने पूरी कर दी। दावा है कि ओबीसी कोटे को कोई धक्का नहीं लगेगा। फिर भी अगर कोई कैबिनेट में नाराज है तो इस्तीफा दे और समाज को बताइए कि अन्याय कहाँ हुआ। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि क्या हुआ और क्या नहीं, यह देखने के लिए 1 महीना इंतजार कीजिए। ऐसे में भुजबल का कैबिनेट बैठक से दूर रहना कोई मामूली इशारा नहीं है। ओबीसी राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत है। अगर उन्होंने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया तो अजित पवार गुट और देवेंद्र फडणवीस की सरकार दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरी ओर संजय राउत के तंज ने विपक्ष को मौका दे दिया है कि वह सरकार की अंदरूनी दरार को और उभारे। ऐसे में दर्शकों, छगन भुजबल कह रहे हैं कि हम कानूनी राय ले रहे हैं। यह सरकार किसी की जाति बदलने की अधिकारिक है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो वही संजय राउत कह रहे हैं कि कैबिनेट का बहिष्कार करने से अच्छा है इस्तीफा दे, 1 महीना रुकिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में दर्शकों, तो महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार के भीतर की खींचतान सामने आ चुकी है। क्या छगन भुजबल सचमुच कोर्ट का रुख करेंगे? क्या अजित पवार गुट में दरार गहरी होगी? और क्या यह विवाद 2029 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा करेगा? सवाल कई है, जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। ऐसे में हम इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए MDR न्यूज, जहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, असर भी दिखाती है। तो दर्शकों, अगर आप मराठा और ओबीसी आरक्षण की राजनीति पर लगातार अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और सियासत को हिला देने वाली खबर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, संसदीय समिति की चेयरपर्सन और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका ने नई हलचल मचा दी है। बता दें कि मामला बेहद गंभीर आरोपों से जुड़ा है। आरोप यह है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पूरे 3 साल पहले ही मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह सीधा सीधा कानून और निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लंघन है। बता दें कि मंगलवार 2 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में यह याचिका दाखिल हुई। BNCC की धारा 175(4) जो मजिस्ट्रेट को पुलिस जांच का आदेश देने का अधिकार देती है, उसके तहत कोर्ट से अपील की गई है कि पुलिस को जाँच का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने अदालत में कई अहम बिंदु उठाए। उनका तर्क था, आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की, लेकिन निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद था। और सवाल यही है, 1980 में जब सोनिया गांधी भारतीय नागरिक भी नहीं थी,
तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में उनका नाम किस आधार पर दर्ज किया, कौन कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, ये दस्तावेज कहाँ है, इन्हें किसने सत्यापित किया। नारंग ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के केवल 2 कारण होते हैं, या तो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले या फिर फॉर्म 8 दाखिल कर सुधार करवाए, लेकिन यहाँ कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता। उनका आरोप है यहाँ कुछ जालसाजी हुई है, सार्वजनिक प्राधिकरण को धोखा दिया गया है, इस पर जांच होनी ही चाहिए। दर्शकों बता दें कि याचिकाकर्ता की मांग है कि पुलिस को उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश मिले। साथ ही अदालत अंतरिम अवधि में पुलिस को नोटिस जारी कर स्थिति रिपोर्ट तलब कर सकती है। कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर तय की है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक यह मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजता रहेगा। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या यह मामला कानूनी पेच में फंसेगा या सियासी तूफान बनेगा। कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस याचिका पर आधिकारिक प्रक्रिया देने से बच रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला गंभीर मामला बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे पुराने दस्तावेजों को उछालकर बनाई गई राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। दर्शकों, कानूनी दृष्टि से देखें तो बीएनएसएस की धारा 175(4) अदालत को स्पष्ट अधिकार देती है कि अगर प्राथमिक दृष्टया मामला बनता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश दे सकता है। यानी अगर कोर्ट को लगे कि आरोपों में तथ्य है तो पुलिस को तफ्सील करनी होगी और उसके बाद ही यह तय होगा कि मुकदमा दर्ज हो या नहीं। ऐसे में दर्शकों, यह विवाद केवल एक व्यक्ति पर आरोप का मामला नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड की प्रामाणिकता, 40-45 साल पुराने दस्तावेजों का सत्यापन, ये सब बातें अब कोर्ट में सामने आएगी। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस याचिका को कोर्ट गंभीरता से लेती है तो पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे, फाइलें खुलेगी, गवाहों को बुलाया जाएगा और इस प्रक्रिया में कई महीनों का समय भी लग सकता है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक तौर पर यह मामला उस वक्त उठा है जब देश भर में 2026 के आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष इसे हथियार बनाकर कांग्रेस पर प्रहार कर सकता है, जबकि कांग्रेस इसे दुर्भावनापूर्ण याचिका बताकर राजनीतिक साजिश का तर्क दे सकती है। फिलहाल नजरें 10 सितंबर पर टिकी है। क्या कोर्ट पुलिस को जांच का आदेश देगा, क्या एफआईआर दर्ज होगी या मामला यही ठंड पड़ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या 45 साल पुराने रिकॉर्ड पर आज की सियासत तय हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर सीधा वार। प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को खुली चुनौती दे डाली है। शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश की मां का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। राहुल गांधी ने हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ भला बुरा कहा, लेकिन मोदी जी ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। वे सिर्फ विकास पर फोकस करते हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में तीसरे नंबर पर लाने के लिए जुटे हैं। ऐसे में शिंदे ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा है कि 2014 से पहले मीडिया में सिर्फ घोटालों की खबरें थी। चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कोलगेट, ये सब जनता भूल नहीं सकती। 2014 के बाद मोदी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। विपक्ष की नीति करप्शन फर्स्ट है, जबकि पीएम मोदी की नीति नेशन फर्स्ट है। तो वही दर्शकों, शिंदे ने आगे ये भी कहा है कि देश और देश के बाहर जाकर ऐसे बेदाग प्रधानमंत्री पर बार बार आरोप लगाना, ये भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रेम की निशानी है। मोदी जी पर जो भी हमला होगा, देशवासी उसका जवाब देंगे। तो वही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी चेतावनी दी है कि पीएम मोदी की मां का संबंध किसी राजनीति से नहीं है। उन्होंने कभी नहीं जताया कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। उनके खिलाफ आरोप लगाना गलत है और बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि जब ये लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन हार मिलते ही वोट चोरी का राग अलापने लगते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेबुनियाद बयानबाजी करता है। महाराष्ट्र की जनता इन्हें जवाब दे चुकी है।
अब बिहार की बारी है। ऐसे में राजनीति के बीच एकनाथ शिंदे ने गर्व का एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने बताया, लंदन में महाराष्ट्र भवन का निर्माण हो रहा है। सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। भवन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि शिवाजी महाराज की कीर्ति लंदन तक पहुंचेगी। तो वही दर्शकों, शिंदे ने आगे ये भी बताया कि देश के 11-12 किले यूनेस्को में नामांकित हुए हैं, जो वैश्विक मंच पर भारत के ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे में दर्शकों, शिंदे की इस बयानबाजी से पॉलिटिकल मैसेज साफ है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करना देश का अपमान है। विपक्ष करप्शन फर्स्ट पर चलता है, मोदी नेशन फर्स्ट पर चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता सख्त सबक सिखाएगी और महाराष्ट्र की संस्कृति और गौरव का डंका अब लंदन में बजेगा। तो ये था उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला और गर्व का ऐलान। ऐसे में क्या बिहार की जनता विपक्ष को जवाब देगी? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लंदन में गूंजेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दर्शकों, आप बने रहिए MDR न्यूज के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, आज की हमारी बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधे मत चोरी का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी अभियान छेड़ दिया है। नागपुर जिले के कामठी विधानसभा से वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन की धमाकेदार शुरुआत हुई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल और विधिमंडल पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए और कहा है कि अब यह लड़ाई घर घर तक ले जाई जाएगी। बता दें कि कामठी में आयोजित विशाल मेले में प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब से बीजेपी की कथित मत चोरी का पर्दाफाश किया है, केंद्र के मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी और देश में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। इसलिए हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना चाहिए। बता दें कि सकपाल ने कार्यकर्ताओं से सीधा आह्वान किया है, मत चोरी के खिलाफ यह राज्यव्यापी आंदोलन हर घर तक पहुंचना होगा। लोकशाही यानी लोकतंत्र को अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो ये जनता बख्शेगी नहीं। नागपुर की धरती से हमने सरकार को पहला इशारा दे दिया है। बता दें कि सकपाल का यह निशाना बीजेपी और खास तौर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पर भी था। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में मत चोरी का पहला प्रयोग कामठी से शुरू हुआ, इसलिए सबसे पहले उसी चोर को सबक सिखाना जरूरी है। नागपुर से ही संदेश जाएगा कि अब जनता किसी भी वोट चोर को बख्शने वाली नहीं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आगे कहा है कि 70-75 साल के नेताओं की कुर्सी अब खतरे में है। मोदी शाह की जोड़ी की जमीन खिसक चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब देश में मध्यावधि चुनाव होंगे और शिव शाहू फुले अंबेडकर के विचारों पर आधारित नया सरकार बनेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ केवल नारा नहीं, यह आंदोलन की आत्मा है। अब चुप बैठना विकल्प नहीं, हर कार्यकर्ताओं को सड़क से सोशल मीडिया तक यह संदेश पहुंचाना होगा। तो दर्शकों, इसी मंच से विधिमंडल पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने भी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हर दंपति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन चंद्रपुर जिले की मतदाता सूची में ऐसा खेला हुआ है कि एक ही घर में 56 बच्चे दिखाई दिए गए। 10 बाय 10 की छोटी सी झोपड़ी में 109 मतदाता दर्ज कर दिए गए हैं। यह साफ साफ मतदाता सूची में गड़बड़ी और सुनियोजित मत चोरी का मामला है। वडेट्टीवार ने आगे ये दावा किया है कि भाजपा ने इसी मत चोरी के बूते महाराष्ट्र में 132 विधायक जिता लिए। ये लोग जानते हैं कि असल ताकत जनता में नहीं, गड़बड़ी में तलाश रहे हैं। जब जीत का ऐलान हुआ तो ये एक दूसरे को चुटकी लेकर पूछ रहे थे, क्या हम वाकई जीत गए? भाजपा की सत्ता रहने से इन मत चोरों को सजा शायद तुरंत न मिले, मगर मतदाता इनको माफ नहीं करेगा। जिला परिषद से लेकर विधानसभा तक हर चुनाव में जनता इन्हें जवाब देगी। इसके साथ ही वडेट्टीवार ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि महाराष्ट्र में इन मत चोरों को सबक सिखाना जरूरी है। जिला परिषद चुनाव में भी वोट चोरी करने वालों को औकात दिखाइए। यह सिर्फ कांग्रेस का नहीं, लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। ऐसे में दर्शकों, कामठी से उठी यह आवाज अब पूरे राज्य में गूंजने लगी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नागपुर से शुरू हुआ यह अभियान जल्द ही महाराष्ट्र के हर जिले तक पहुंचेगा। घर घर जाकर कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी चोर का संदेश देंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र की सत्ता पर भी दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस आंदोलन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस का यह अभियान मध्यावधि चुनाव का कारण बनेगा? क्या जनता मत चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी से नाराज है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल कांग्रेस के नेताओं ने साफ कर दिया है
कि वे सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि नागपुर से उठी यह लहर अब पूरे देश में पहुंचेगी और लोकतंत्र को बचाने की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित होगी। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया संग्राम क्या रंग लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया की और बाकी खबरें देखने के लिए दर्शकों आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ।